जो हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाना चाहती थी, उस जुडिशल कमीशन के तहत अगर इलेक्शन में फ्रॉड पकड़ा भी जाए तो वो जुडिशल कमीशन कुछ नहीं कर सकती थी, डिसएम्पावर्ड थी। गिनती का तो इशू है ही नहीं, इशू तो तफ्तीश का है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज नेशनल असेंबली और सेनेट से दो अहम बिल की मंजूरी आ चुकी है। यूनानिमसली जो है ये बिल आज मंजूर हुए, जिसमें 21वीं तरमीम है। उसका बिल पहले नेशनल असेंबली से पास हुआ, फिर सेनेट से पास हुआ, और इसके अलावा आर्मी एक्ट 1952 में भी जो तरमीम की गई थी उसका बिल भी जो है दोनों हाउसेज से आज पास हुआ है और मुत्तफ़िक़े तौर पर हुआ है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं वहां पर मौजूद था जिसने इसकी मुखालफत की हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और JUIF जो है वो असेंबली में उस वक्त मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इस्तीफा दे चुकी है और आज भी खान साहब ने इस बात को दोहराया है कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे जब तक जुडिशल कमीशन बन ना जाए और अपनी फाइंडिंग्स ना दे दे। लेकिन जमात इस्लामी और JUIF ने क्यों आज जो है वोट नहीं किया और क्यों वो इस वोटिंग से एब्सटेन किया, उन्होंने उस पर भी बात करेंगे। कल उन्होंने एतराज किया था दो इशूज पर। एक तो उन्होंने कहा था कि जो बिल के टेक्स्ट में लिखा हुआ है मजहब और फिरके के हवाले से, उसको वहां से हटाया जाए, और इसके अलावा जो मदरसा रिफॉर्म्स है उस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो क्या थे उस पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं चाहूंगा कि आज जब सेनेट में ये बिल मंजूर हुआ तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने एक बुनियादी फर्क बताया। वो फर्क क्या बताया उन्होंने, आपको सुनाते हैं। ये फैसला आज पाकिस्तान की जमहूरियत कर रही है, ये फैसला सेनेट कर रही है, ये फैसला कौमी असेंबली कर रही है, फैसला कौमी क़यादत कर रही है। और ये फैसला जो है ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे कर रहे हैं। ये कोई डिक्टेटर नहीं कर रहा, ये कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर रहा। जी, उन्होंने कहा ये फैसला जो है कौमी असेंबली ने किया है, सेनेट ने किया है, मुंतखब नुमाइंदों ने किया है, ये किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने नहीं किया है। तो इसमें फ़र्क है। इसके बाद हमने ये भी देखा सेनेट में आज जो है रज़ा रब्बानी साहब आप दीदा हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आज जितना शर्मिंदा हूं अपनी जो तारीख है असेंबली की उसमें इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ। उन्होंने क्या फरमाया था और किन ख्यालात का उन्होंने आज इजहार किया, आपको सुनाते हैं। जितना शर्मिंदा मैं आज हूं, शायद इससे पहले मैं नहीं था। ये वोट पार्टी की अमानत थी, जो अमानत मैंने पूरी की। आइंदा कल आया मैं ऊपर है। मैंने आज अपने ज़मीर के खिलाफ, रज़ा रब्बानी साहब फरमा रहे थे कि मैंने अपने ज़मीर के खिलाफ जाकर आज जो वोट दिया है क्योंकि ये वोट पार्टी की अमानत था। एक तरफ तो हम देख रहे थे असेंबली का सेशन हो रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि 18 तारीख को वो ऐलान करेंगे, क्योंकि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आए। उस हवाले से भी बात होगी, लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में। आज मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से तलाल चौधरी साहब ने, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे फरीद पराचा साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, सीनियर मेंबर हैं आप जमात इस्लामी के। और हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से मियां महमूदुर रशीद साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली। मियां महमूदुर रशीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ ही देर में हमारे साथ सेंटर रुबीना खालिद साहिबा भी इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद होंगी। तलाल साहब, आज दोनों बिल मंजूर तो हो गए, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि मैं आज बहुत शर्मिंदा हूं, और उन्होंने कहा कि 10-12 साल में और जो तारीख रही है उनकी पार्लियामेंट में एक लंबी चौड़ी, उसमें वो इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुए। तो खाली वही है या तमाम इस वक्त मेंबरान जो है पार्लियामेंट के शर्मिंदा है इस बिल के बाद? देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो तो तमाम जमहूरी कुव्वतों ने, तमाम जमहूरी जो पार्टी की स्ट्रगल करते रहे, सब ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन देखना ये होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ की बेस क्या है। इस कॉम्प्रोमाइज़ की बेस पाकिस्तान को इस्तेकाम देना, पाकिस्तान पर हमलावर जो हैं उनको नेस्तो नाबूद करना, पाकिस्तान के बच्चों को एक पुरअमन मुस्तकबिल देना।
तो इस बेस पर अगर कॉम्प्रोमाइज किया है तो मेरा ख्याल है ये जो बेस है ये ज्यादा बड़ा मकसद है। और दूसरा, कवानीन और आइन ये हमेशा हालात के मुताबिक तब्दील हो सकते हैं। पाकिस्तान की फेल स्टेट तो किसी को मंजूर नहीं हो सकती। ये बात आपको मालूम है ना कि ये एक नुकता है, 19 और नुकात है 20 में से, तो इस्तेकाम पाकिस्तान में सिर्फ एक इस बिल से नहीं आएगा, मजीद बहुत सारे इकदाम लेने की जरूरत है। अगर आप कहें तो जो 20 नुकात थे वो एक नया नरेटिव है जो पूरी कौम को दिया गया, जो पिछले 30 साल से एक हम नरेटिव देखा, ये एक नया नरेटिव था। इसमें 3 किस्म थे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। 20 नुकात में तमाम चीजें मौजूद हैं। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये शॉर्ट टर्म इकदाम थे और ये गैर मामूली हालात पैदा हो गए थे। हमारा मामूल के कवानीन, मामूल की हमारे सारा सिस्टम और अदारे जो है वो उस तरह इसके रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर। उसके बाद जो है आपका मिड टर्म, उसमें हम अपने अदारों को मजबूत करेंगे, उन्हें दोबारा इक्विप करेंगे, अपनी पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन। तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज किस चीज का हुआ है? कॉम्प्रोमाइज जमहूरियत का कॉम्प्रोमाइज हुआ है? नहीं, ऐसी बात है। देखिए ना, एक कुछ आइडियल हालात में एक कुछ आप कह सकते हैं कि खास किस्म के आपका जो नजरिया है उसमें मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में यकीनन जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स को कभी भी अच्छा नहीं समझती, मगर इन हालात में और ये सिर्फ 2 साल के लिए तमाम कुव्वतों ने ये कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान के इस्तेकाम और पुरअमन पाकिस्तान के लिए किया है। ठीक है फरीद पराचा साहब, जो जितनी भी एपीसीज हुई हैं उसके बाद जमात इस्लामी भी ऑन बोर्ड थी, JUIF भी ऑन बोर्ड थी, फिर क्या वजह है कि आज जब वोट का वक्त आया तो आप लोगों ने जो है वोट नहीं दिया, और साथ साथ जो आपकी तरफ से आज तरमीम भी पेश की गई थी वो 242 मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दी? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि हम मुकम्मल तौर पे यकसू हैं और इसमें जरा बराबर भी हमारी कोई कमी नहीं है इस अज़्म के अंदर कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। इस बारे में हमने उस एक्शन प्लान में हिस्सा लिया, मैं खुद उसका मेंबर था और भरपूर हमने उसमें पूरी तजावीज दी, उस पर उसकी सूरत गरी की। और इसके बारे में यानी वो सारे नुकात तो 19 है इन दो के अलावा, उनके बारे में हमारे यहाँ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये जो नए नैरेटिव की बात है, नया क्या है इसमें? नेक्टा पहले से है, ATA पहले से है, फिर इसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस पहले से है। हुकूमतें अपनी कोताहियां जो कि तमाम हुकूमतों ने की है, नेक्टा का एक इजलास भी नहीं बुलाया गया, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत एक अदालत भी कायम नहीं हुई, इतनी मुसद्दका इतलात है। ठीक है, लेकिन सवाल मेरा फिर वही होगा फरीद पराचा साहब कि आप लोगों ने फिर आज इसके वोट में हक क्यों नहीं, हिस्सा क्यों नहीं लिया? मेरा ख्याल, मैं अगर आप 1 मिनट मुझे इजाजत दें मैं सारी बात करूंगा। चले मैं पहले उस पर ही बात कर लेता हूं। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि इसको दहशतगर्दी को मजहब के साथ क्यों मिलाया जा रहा है और फिरकावारियत के साथ क्यों, और इससे फिरकावारियत परवान चढ़ेगी। दहशतगर्दी है, वो मजहबी नाम से हो, वो एथनिक हो, वो भारत के एजेंट के तौर पे हो, वो बलोचिस्तान में हो, वो कराची में हो, वो सब दहशतगर्दी है। इसको बहुत लिमिटेड और महदूद क्यों करते हैं और फिर इसके साथ मजहब का लफ्ज क्यों लगाते हैं? ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। मदरसा रिफॉर्म के बारे में भी रिफॉर्म्स नहीं है बल्कि मदरसों के खिलाफ एक पूरा एक्शन प्लान है जो कहीं नहीं था, कहीं तय नहीं हुआ। चले उस पर मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग के अंदर इसहाक डार साहब और एजाजुल हक साहब है, ये मीटिंग जिसमें जमात इस्लामी और JUI के नुमाइंदे शामिल थे। हम तो बात चाहते थे कि भाई आप हमारे साथ क्लियर करें, आप सुने हमारी बात, आप अपनी बात करें, लेकिन इधर ये बात होती रही और उधर बिल जो है वो पेश हो गया, वो बिल पास हो गया। तो गोया बिल्कुल ये JUIF का भी मौक़िफ़ है, ईवान से बाहर रखा गया। यानी एक तरफ ठीक है, मैं इस चीज से जवाब जरा तलाल साहब से ले लूं क्योंकि ये असेंबली में मौजूद है। तलाल साहब, ये JUIF का भी यही मौक़िफ़ है उनकी प्रेस रिलीज में कि हमारी तो उस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे इसहाक डार साहब से, थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता था, और ये 2 जो लफ्ज थे जिन पर इनकी शिकायत थी कि मजहब और फिरके को सिर्फ आपने क्यों उस पर रखा हुआ है, दहशतगर्दी तो कोई भी कर सकता है, तो उसको क्यों नहीं इससे निकाला गया? और दूसरा वो कह रहे हैं कि मदरसा रिफॉर्म्स की बात नहीं, क्रैकडाउन होने वाला है मदरसों पर। देखिए 20 रोज से लगातार पाकिस्तान की तारीख में इतनी APCs इतने कम वक्त में कभी नहीं हुई। इतनी तवील मुशावरत तमाम पार्टियों के दरमियान,
तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान, सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान, और बार बार हर एपीसी के बाद कंसेंसस पैदा होता था। देखिए ज्यादा डिले हो नहीं सकता था। दो लफ्ज रिलीजन और सेक्ट, किसी भी फिरके का नाम नहीं लिया गया, किसी भी मजहब का नाम नहीं लिया गया। और एक और बात, शहजाद साहब 12 साल से आंखें बंद करके, हकीकत से मुंह छुपाकर आज हम इस हालत में पहुंचे हैं। हमें मानना चाहिए कि जब बड़ी दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती है, किसी के गले कटे, कोई खुदकश धमाकों से मरे, कोई बच्चे मार, तो फिर कोई ना कोई उठ के उसकी कबूल करता है उसको कि मैंने की है। तो मेरा मतलब अगर, और उसके बाद बड़े बड़े वाकयात सेक्ट के हवाले से, कभी कोयटा, कभी कोई दूसरे लाहौर और इस्लामाबाद, तो मेरा कहने का मतलब इसमें किसी मजहब को निशाना नहीं बनाया गया, ना मजहब का नाम लिया गया, ना मजहबी पार्टीज को, वो भी लिखा हुआ है इसमें, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको, उन पे नहीं होगा ये, किसी फिरके का नाम लिया गया है। ठीक है। और उसके अलावा जो कह रहे हैं ना कि यहां तक है, इससे पहले पढ़े और अफराद का, मदरसे के हवाले से जरा बता दें कि उस पर क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आज भी मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक जो 33% मदरसे हैं पाकिस्तान में वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो किस किस्म का क्रैकडाउन? देखिए कोई मदरसे से, देखिए ना पहले बड़ी वजाहत कर चुकी है हमारी हुकूमत कि ज्यादातर मदारस वो बिल्कुल ऐसा नहीं, चंद एक इन्वॉल्व है, लेकिन उनके साथ यूनिवर्सिटियों से भी निकले हैं लोग, डॉक्टर भी दहशतगर्द निकले हैं, और भी दूसरे कई स्कूल से पढ़े हुए लोग निकले हैं। तो ये जो कार्रवाई है ये क्रॉस द बोर्ड होगी। ये नहीं होगा कि डॉक्टर को छोड़ दिया जाएगा, इंजीनियर को छोड़ दिया जाएगा, वो लिखा हुआ मदरसे का नहीं, आप ये नहीं ना, ये मदरसे का भी नहीं लिखा हुआ, निकाले वो पूरा। मैं तो पढ़ा है, आप भी इसे देख ले। वो तो इसमें नहीं है ना, वो तो आगे जाके और आगे की बात है ना, वो तो आगे की बात है। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे वो तालीम ले रहे हैं, वो दीन की तालीम लेते हैं, हमें बिल्कुल इन पे एतबार है। मगर कार्रवाई वो मदरसा हो, वो यूनिवर्सिटी हो, वो मेडिकल कॉलेज हो, वो कोई और कोई जगह हो जहां से ये ओरिजिनेट होगी, लोग होंगे, उसके खिलाफ एक्शन होगा। मैं आता हूं आपकी तरफ फरीद पराचा साहब, लेकिन मियां महमूद रशीद साहब को भी मुझे पूछ लेने दें। मियां महमूद रशीद साहब, ये बात तो ठीक है कि आप लोगों ने इस्तीफा दिया हुआ है लेकिन नेशनल असेंबली से, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बिल था, आप लोग ऑन बोर्ड रहे एपीसीज में, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि इस सेशन के लिए जाते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होती, वोटिंग का हिस्सा बनती? देखिए, हमने बामरे मजबूरी मुल्क के मखसूस हालात की पेश नज़र इस बिल को सपोर्ट भी किया, और इमरान ख़ान ने भी कहा कि वो आर्मी एक्ट में तरमीम की बात थी, लेकिन जब वहाँ पर कंसेंसस ये बिल्ड हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें आए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, तो हमने अलग होना मुनासिब नहीं समझा, और ना इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिससे ये तासुर मिले कि हम शायद ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अब ये सारी कुव्वतें इकट्ठी हैं, अस्करी कुव्वतें इकट्ठी हैं, पार्लिमानी कुव्वतें इकट्ठी हैं, तो हम कोई रोड़ा अटका रहे हैं या कोई रुकावट डाल रहे हैं। इसलिए हमने भरपूर तरीके से वहाँ पर इसको ऑन किया और इसे सपोर्ट भी किया। असम्बली के अंदर हम पहले से आज इस बिल की वजह से हमने अब्सटेन नहीं किया या बाहर नहीं रहे, बल्कि पिछले 4 माह से हमने रिज़ाइन दिया, वो हम बाहर हैं, और हमारी जो शर्त शराइत हैं वो सब पूरी कौम को पता है। जुडिशल कमीशन जो है वो हुकूमत, लेकिन असेंबली के बाहर बैठ के भी आप इस बिल के हवाले से जो है आप इससे इत्तेफाक करते हैं, आप इसके हक में हैं? जी, कहा कि हमने मजबूरी के आलम में इसको एक्सेप्ट किया है और हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन हालात के अंदर जो हमारा प्रेजेंट जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर जो फ्लॉज हैं, और जो पिछले कई सालों से दहशतगर्दी की वारदातों जो मुलव्वस लोग हैं वो पकड़े नहीं जाते, पकड़े चले जाएं तो ट्रायल नहीं होते, ट्रायल हो जाएं तो उनके ऊपर जो सज़ाएं होती हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, और वो इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और जो विटनेस है उनकी प्रोटेक्शन और बेशुमार इस तरह के मसाइल हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ब्रीफिंग भी दी गई थी सियासी कायदीन को, उसमें भी ये था कि अगर आप इस मसले को हल करना चाहते हैं दहशतगर्दी वाला, तो स्पीडी ट्रायल और स्पीडी कोर्ट्स और मिलिट्री कोर्ट्स अगर होंगी तो इस पर फौरी तौर पर प्रॉम्प्ट एक्शन भी होगा, और जो मुजरम है उनको कैफरे किरदार तक हम पहुँचाएंगे तो इस मसले को हल किया जा सकता है, जिसकी बिना पर हमने बामरे मजबूरी इसको सपोर्ट किया। सही है। फरीद पराचा साहब, आपने जवाब सुन लिया तलाल साहब का, मदरसे के हवाले से भी उनके क्या ख्यालात है, वो कह रहे हैं कोई ऐसा क्रैकडाउन नहीं होने वाला है, और अगर जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके हवाले से, उनको रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर बात होती है तो उसमें एतराज क्या है जमात इस्लामी को? देखिए, एक तो गलत फहमियां फैलाई जाती हैं कि मदरसे रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते,
रजिस्ट्रेशन मदरसों ने खुद डिमांड किया था और खुद कहा था कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद इस पर पाबंदी लगा दी। जिस हुकूमत ने पाबंदी लगाई उसने इंतहाई मुजरिमाना फेल किया कि मदरसे रजिस्टर होना चाहते हैं और वो रजिस्टर नहीं कर रहे। यानी सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है इसको बना दिया गया। हालांकि ये एक बिल्कुल मामूल की बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो सकती है, मदरसा नहीं हो सकता, मस्जिद नहीं हो सकती। और उसके बाद यह कि इस दौरान जो अनरजिस्टर्ड बने उसकी जिम्मेदारी उन पे आती है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की। अब भी ये बात हमारी तरफ से बार बार कही जा रही है कि इसके 4-5 वफाक बने हुए हैं, उनके तहत जो है वो तमाम तंजीम मौजूद है। जो मदारिस इससे बाहर है उनको कहा जाए कि इन मदारिस के साथ, इन तंजीमों के साथ मुंसलिक हो और रजिस्टर करवाएं। हम ऑडिट के भी हक में है कि ऑडिट करवाया जाए। हम इस बात के भी हक में है और खुद इस बात की डिमांड करते हैं कि मदारस के अंदर अगर कहीं किसी एक मदरसे 10-100 कहीं कोई ऐसी बात की जाती है तो उसको आइसोलेट करें, नाम सबका इकट्ठा न लें। लेकिन यहां बेतदबीरी यह है, अंदाजा करें। वो तो मेरे ख्याल से, लेकिन इस पर शिकायत करने से पहले जी नहीं जी, मेरा ख्याल है जब बात मुकम्मल नहीं होगी ये समझ नहीं आएगी। यानी अभी ये कहते हैं कि मदारस के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। इश्तिहारात जो शाया किए गए 1717 के, उसके अंदर कहा गया कि अगर आप किसी मस्जिद या मदरसे में कोई देखते हैं कि कोई तकरीबकारी की बात कर रहा है तो फौरन इतला दे। क्यों? यानी मस्जिद क्यों, मदरसा क्यों? क्या अभी आप खुद कह रहे हैं डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, यूनिवर्सिटियों के भी हैं, और जिन पे इल्जाम है वो तो हार्वर्ड के भी पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड के भी पढ़े हुए हैं। तो गोया कि आप एक निशाना बना रहे हैं और SHO जो है वो एक फार्म लेकर मदरसों में पहुंच रहे हैं कि ये फार्म पुर करे जिसमें बच्चों के नाम। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है ना कि जो हमारे यहाँ नामी ग्रामी जो रहे हैं तालिबान के कमांडर्स, उनकी सबकी तालीम जो है वो किसी ना किसी मदरसे से थी, चाहे उसमें बैतुल्लाह महसूद हो, हकीमुल्लाह महसूद हो, हाफिज गुल बहादुर हो, फजलुल्लाह हो, जो कि खुद जो है सूफी मोहम्मद के मदरसे से पढ़े हुए हैं। मैं 1-2-4 के अलावा ये तो मदरसों से भागे हुए हैं। ये मदरसा, मैं वही कह रहा हूं ना, जो इनके कमांडर्स हैं, लीडर्स हैं जी। इनमें 2-4 होंगे जो किसी मदरसे से फारग हो। ये तो मदरसों से भागे हुए हैं, इनमें तो फौज से भी भागे हुए लोग हैं। ठीक है, मैं इस पर आता हूं। फरीद पराचा साहब, ब्रेक से पहले मैं अगर चाहूं तो हमारे साथ रुबीना खालिद साहिबा ने भी ज्वाइन किया, इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, क्योंकि प्रोग्राम का आगाज हमने किया था रजा रब्बानी साहब की जो आज तकरीर थी, बड़ी जज्बाती तकरीर थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं शर्मिंदा हूं और वोट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पार्टी का हक है, पार्टी की अमानत है। पीपल्स पार्टी में सिर्फ वही शर्मिंदा है या तमाम लोग शर्मिंदा है? नहीं, ऐसी बात है कि तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और वो हमने रजिस्टर करवाए हैं। चूँकि एक कंसेंसस बना हुआ है और शायद ये ऐसा एक डिसाइसिव मोमेंट था कि हमारी लीडरशिप ने महसूस किया कि ये एक हल भी है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। विद हैवी हार्ट्स वी हैव डन इट। लेकिन ये है कि खुशी से हमने नहीं किया, लेकिन चूँकि इस वक्त ज़रूरत है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है इस वक्त मुल्क की, तो इसकी ज़रूरत है, इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम भी इसके अंदर और खुल के किया। मतलब कोई हमने ये हमने इसके अंदर कोई मुबहम किस्म की बातें नहीं की कि जी हम APC में बैठ भी जाएं फिर आगे ना आए। तो पराचा साहब की बात को आगे लेके चलते हुए मैं ये कहूंगी, अगर ब्रेक के बाद कर लें इसको, क्योंकि मुझे फिर आपकी बात को जो है बीच में काटना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में शामिल हैं और इस गुफ्तगू को मुकम्मल करके फिर हम जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे। एक दफा फिर वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं अगर जुडिशल कमीशन का कयाम नहीं हुआ। ब्रेक के बाद बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, आपको कुछ एतराज था जो बात कर रहे थे फरीद पराचा साहब मदरसों के हवाले से? देखिए, उन्होंने एतराज़ उठाया कि ये क्यों कहा गया है कि मदरसों के बीच में जाके चेक किया जाए, या कि दूसरी एक जगह को उन्होंने हवाला दिया मस्जिद में। देखिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। हमारी मसाजिद को इस्तेमाल किया गया है। कुछ ऐसी मस्जिदें भी हैं ऑन रिकॉर्ड जिसके अंदर से असले बरामद हुए हैं, जिसके अंदर स्टोरेज की गई है। कुरान पाक के अंदर भी
मतलब इतनी बड़ी अगर उसको देखा जाए तो बेहुरमती की गई है कि उसके अंदर छुपा के रखी गई हैं चीजें। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें सब विदाउट बेस। स्कूल और कॉलेजेस में भी बच्चे निकल आते हैं जिनका ताल्लुक होता है कलम तंजीमों से, तो तमाम चीजों को शामिल देखिए वो बिल्कुल, लेकिन देखें वो ये भी कहा गया है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी देखें तो आप उसको रिपोर्ट करें। ये सिर्फ उन्होंने मदरसे और मस्जिद के लिए नहीं कहा, इट इज फॉर एवरीवन कि कहीं भी आप देखें, अपनी कम्युनिटी में देखें, आपके हमसायों में कोई आकर रहा है जो कि आपको लग रहा है इस तरह, तो आप उसको रिपोर्ट करें। तो इसको अगर वहां कुछ नहीं है, मेरे घर में ये बड़ा एक मजाक है, मैं बताता हूं क्यों। अभी आप सब लोग मौजूद थे, मैंने देखा था जब ये लाल मस्जिद वाला इशू हो रहा था, मौलाना अब्दुल अजीज का, ऑपोजिशन के तमाम पार्टी से, नून लीग से वहां पे कोई नहीं गया, ठीक है। मैं खुद तो ये सब मैंने देखा था आपको, तमाम लोगों ने रिपोर्ट किया ना उसको, एफआईआर हुई, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? ये रिपोर्ट करना तो बड़ी खाली टीवी जो है का पेट भरने के लिए अच्छी बात नहीं। मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए जब अनयूजुअल एक्टिविटी होगी। मुझे ये बताया ना कि अगर मैं तो कहूंगी मेरे घर में आके 100 दफा तलाशी लें, अगर आपको कोई शक है, कोई वजह है, तो मुझे तो कुछ छुपाने को है नहीं ना। माय हाउस इज ओपन, आप आके देख लें, अगर कोई चीज है, कोई मिलती है, 100 दफा 100 बिस्मिल्लाह, तो ठीक है, आप आए, लोगों को देखने दें। जरूरी नहीं कि वो आपके मदरसे का या आपकी मस्जिद का कह रहे हैं, तो लेट इट बी फॉर जनरल। अगर सिर्फ स्पेसिफिक मस्जिदों की तलाशी ली जाए या स्पेसिफिक मदरसों के अंदर तलाशी ली जाए तो फिर वो एक कंट्रोवर्शियल चीज बनती है। मेरे ख्याल में ऑन बोर्ड आके सारे खुद वॉलंटियरली कहेंगे जी आके देख लें, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। मैं चाहूंगा कि महमूद रशीद साहब आपसे सवाल करने से पहले आज जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है बनी गाला में प्रेस के साथ, वो सुना दूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूं उस पर। जी, 22 में 30,000 बोगस वोट निकली है। अब जहांगीर तरीन साहब का 154 में देख ले क्या हुआ है, 49,000 बोगस वोट्स निकले। पार्लियामेंट में किसी सूरत नहीं जाएंगे जब तक जुडिशल कमीशन बैठेगी, वो तफ्तीश करेगी, वो फैसला करेगी कि 2013 का इलेक्शन क्या ठीक हुआ या नहीं हुआ। 18 को डी चौक पे 12 बजे हम सारे हमारे तहरीक इंसाफ इकट्ठी हो रही है। 18 को मैं ऐलान करूंगा और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें फिर निकलना पड़ेगा सड़कों पे। जी, महमूद रशीद साहब, एक तो जो उन्होंने बताया कि 30,000 वोट जाली निकले हैं, उस पर परवेज रशीद साहब का तो बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब गलत बयानी कर रहे हैं। इसके बाद अयाज सादिक साहब के जो साहबजादे, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि तमाम बातें जो उन्होंने की है गलत हैं। हकायक ये है कि अयाज सादिक साहब के वोट जो है वो गिनती के बाद बढ़ गए। देखिए, वोट गिनती के बाद बढ़ गए या कम हो गए, हमने वोटों की गिनती के लिए कहा ही नहीं। हम तो उन हलकों के वोटों के जो ऑडिट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन है, उसकी हमने बात की और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2-3 दिन में वो जो एल कमीशन मुकर्रर हुए हैं, एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी तरफ से भी तहरीरी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी, जो ट्रिब्यूनल को वो सबमिट करेंगे। ये तो यकतरफा ट्रैफिक चला रहे थे हुकूमत के लोग, खुद परवेज रशीद साहब, अगर रिपोर्ट का भी आना बाकी है तो फिर ये आप लोगों को कैसे पता चल गया कि 30,000 वोट इसमें जाली है? नहीं, देखें, ये तो जो सारी चीज़ें कमीशन ने अपना वहाँ पर जब इन्वेस्टिगेट किया है तो हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद थे। वो सारे जब बैलेट बॉक्सेस खोल के उसका सारे रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन की ऑडिट के दौरान तो हमारे लोग थे। 2 दिन से हुकूमत ने जो टीवी के ऊपर शोर मचाया हुआ है उसका जवाब देने के लिए आज इमरान खान ने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो सामने रखे हैं। रिपोर्ट तो आ जाएगी सामने 2-3 दिन के बाद और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई एक बात थोड़ी है, 30,000 वोट ऐसे हैं जिसके ऊपर ना किसी का थंब इम्प्रेशन है, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन है, ना स्टैंप है, कोई चीज़ नहीं है। फिर कई बैलेट पेपर ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सीरियल नंबर सेम है, एक सीरियल नंबर के सैकड़ों बैलेट पेपर हैं जो 2 अलग अलग कलर भी उनमें फ़र्क है और उनका साइज में भी फ़र्क है, 2 अलग अलग जगहों से वो छपे हुए हैं। और फिर इसके अलावा जो आपने NA 124 के कई बैलेट जो पोलिंग स्टेशन है उनकी गिनती इस NA 122 में डाली हुई है। फिर फॉर्म 70 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें फॉर्म 14 है जिस पे रिजल्ट कंपाइल होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पे देता है फलां कैंडिडेट के इतने वोट हैं, फलां कैंडिडेट के इतने वोट हैं। तो ये 170 तो ये है कि जिसपे ये नहीं है। ठीक है तलाल चौधरी साहब, इस पे एक तो मुख्तलिफ खबरें हैं। आप लोगों की तरफ से जो खबर आती है कि वोट बढ़ गए और इनकी तरफ से आती है कि काउंटर फॉइल और बैलेट पेपर पे दस्तखत भी नहीं है, स्टैंप्स भी नहीं है। 2-3 चीजें, अगर 30,000 वोट बोगस होते तो उनकी गिनती ना होती, वो रिजेक्टेड में जाते। उनकी गिनती हुई है, उन्हें गिना गया। नंबर 1, कोई काउंटर फाइल ऐसी नहीं जिसपे किसी
वोटर का अंगूठा ना हो, शनाख्ती कार्ड नंबर ना हो, और उसके अलावा ये इस वक्त के नताइज तमाम 14 और 15 फॉर्म आरओ और दूसरे थैलों से पूरे के पूरे वहां मिले हैं। उसके बाद अब मसला क्या है? नहीं, इसमें ये बात तो सुनिए, ये कहते हैं गिनती नहीं होनी थी। टीओआरस में जो फैसला है उसमें लिखा है कि इनकी गिनती करें। 135 वोट यार सादक के बढ़ गए। ये पता किस तरह की बात है कि किसी बच्चे कोई फर्स्ट आ जाए तो उसे कहें जी इसका भी पेपर चेक करें, मेरा भी, फिर बाद में कहें जी हाँ नंबर तो उसके पूरे हैं, उसने स्याही जो है वो काली नहीं लाल इस्तेमाल किया है, उसने हाशिए के बाहर लिखा है, उसकी लाइन से नीचे है, उसकी तो लिखाई बड़ी गंदी है जनाब। ओ खुदा के बंदे, मान लो कि आप फेल हो, वो पास है। एयाज सादक जीता है वोटों की गिनती में, आप हारे हो। अब आप रो रो के ये सील टूटी थी, ये फलां कैसा था, ये सब छोटी छोटी ये जो ना इर्रेगुलरिटीज। और उसके बाद मुझे ये एक बात बताएं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो ये तलाल को कहें कि इतनी चीखें क्यों मार रहे हैं? ये जाने दे, दूध का दूध होने दे, ये डरते क्यों हैं? ये जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाते? इन्हें खौफ किस बात का है? वो कैसे इनके पास आ गए? वो बैलेट पेपर जो है वो तो भाई वो उनकी कस्टडी में होना चाहिए। वो तो जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद हर प्रोग्राम में लोग आके दिखा रहे थे, तो यही तो मसला है ना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये 2 बैलेट निकले हैं थैलों से और इनके सीरियल नंबर 1 है। लगता है खुद ही छापे हैं कोई घर में, पता नहीं बनीगाला में लग। और ये मुझे बता दें कि बैलेट पेपर इन तक कैसे पहुंचा? महमूद रशीद साहब कैसे पहुंचे बैलेट पेपर खान साहब के पास? ये तो खान साहब भी बता सकते हैं कैसे पहुंचे। इन्हें ये बताएं कि इन्हें खौफ किस बात का है, ये क्यों इतना सटपटाते हैं, ये क्यों इलेक्शन कमीशन, ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाते, ये इन्वेस्टिगेशन से दौड़ते क्यों हैं, ये डिनाई क्यों करते हैं? यानी जो अंदाजे तखातुब है ये तलाल साहब का, ये वो रोंदी जनानी की तरह जिस तरह ये बातें कर रहे हैं, इन्हें जेब देता है एक एमएनए को ये इस अंदाज से बात करें, ये फेस करें। अगर ये समझते हैं कि ये फेस करें, अगर ये समझते हैं कि मामला गोल हो गया, ये दहशतगर्दी के मामले के बाद इनकी छुट्टी हो गई और ये मजे लूटते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। हम इनका पीछा करेंगे पूरी तरह से। मैं इस पर सवाल करूंगा और ये भी पूछेंगे ब्रेक में आने के बाद कि अब भी क्या जुडिशल कमीशन जाएगा, और अगर फिर तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकली तो फिर नून लीग क्या करेगी? क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे नहीं है कि कोई बड़ी सियासी जमात फिर सड़कों का रुख करे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। रुबीना खालिद साहिबा एक दफा फिर अगर तहरीक इंसाफ ये धमकी दे रही है कि हम सड़कों पे आ जाएंगे, जुडिशल कमीशन बना दें, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को हरकत में आना चाहिए, अफवाम तफहीम से मामला हल कर लेना चाहिए? देखिए बात ये है कि पहले तो मुझे एक एतराज़ है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है अभी जो उन्होंने कहा कि रोंदी जनानी की तरह बात कर, जी, तो पहले तो मुझे उनकी इस मिसाल पे एतराज़ है। पहले तो इस तरह की गुफ्तगू पहले तो होनी नहीं चाहिए। अगर आपने कोई मिसाल देनी है तो फिर कोई अच्छी मिसाल दें। देखिए ख़वातीन जो हैं इस मुल्क की वो बहुत बहादुर हैं, बहुत रेजिलियंट हैं, और उन माओं से पूछें कि बहादुरी क्या होती है जो 140 या 150 माएँ जो खैबर पख्तूनख्वा में जिनके घरों में उनके बेटों की, जवान बच्चों की, नो उम्र बच्चों की लाशें गई हैं, जिस हिम्मत से, जिस मर्दानगी से, मतलब जिस उससे वो गुजर रही हैं और जिस इस्तकलाल का उन्होंने मुजाहरा किया, और अभी भी वो कहती हैं कि वो बच्चों को अपने स्कूल भेजेंगी, तो बहादुरी तो ये होती है। लेकिन उनको इस तरह के बात में इन्वॉल्व कर लेना, जैसे रेडिक्यूल किया जाए खातून को, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि कौम का मसला इस वक्त जो है और कुछ भी नहीं है। मैं एक माँ हूँ, सब साहिब औलाद हैं, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मेन इशू उस मिल्क का क्या है? गैस नहीं है, गुजारा हो जाएगा, बिजली नहीं है, गुजारा हो जाएगा, धांधली हुई है, उसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा, अगले इलेक्शंस में हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन मुझे ये श्योरिटी चाहिए कि मेरा बच्चा जो सुबह स्कूल गया है वो शाम को खैर खैरियत से मेरे पास वापस आए।
सबसे बड़ी जो हमारी कमाई है, जो सबसे बड़ी हमारा फ्यूचर है, वो हमारे बच्चे हैं। इस वक्त देखें, ये दीज थिंग्स डू नॉट मैटर कि किस हल्के में क्या हुआ था। इस वक्त जो मैटर करता है वो ये है। चैप्टर को क्लोज करने का एक तरीका ये है ना, जुडिशल कमीशन बना दे, वो कह रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत अजमत का मुजाहरा करेगी पीटीआई कि वो कहे कि जी ये हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन असल मसला जो है इस वक्त इनको पार्लियामेंट में बैठा होना चाहिए था। आज इनको पार्लियामेंट के अंदर बैठा होना चाहिए था, इसके ऊपर वोट देना चाहिए था, नहीं कि वो लोगों को खुशखबरियां आवाम को दे रहे थे। पीपल डू नॉट वांट खुशखबरियां, लोगों को चाहिए अपने बच्चों की हिफाजत, और उसकी हिफाजत के लिए ये जो लॉ जो हमने भी अपने दिल पे पत्थर रख के एक तरीके से उसमें वोट आप समझते हैं उनको असेंबली में होना चाहिए था? उनको आज असेंबली में होना चाहिए था और दिखाना चाहिए था कि वो कौम के साथ हैं। ये जो है ना बाहर बैठ के कि फिर हमें धमकियां देना कि वो फिर से सड़कों पे आ जाएंगे, पीपल डोंट वांट इट। तलाल साहब, अगर आप कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुई है या सादिक का हल्का भी आपके फेवर में, फिर भी इतने अरसे तक उन्होंने स्टे लिया हुआ था, तो अब जुडिशल कमीशन भी बना दें। जो दूध का दूध पानी का पानी वो हो जाएगा। 6 हफ्ते 2 महीने की बात होगी और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो ऐतराज है अगले 3 साल तक आपको नजर नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें जो है, मैं इस वक्त क्योंकि वो मुज़ाकराती टीम ही आपको कुछ दिनों में डिस्क्लोज करेगी, मैं करूं तो वो मुनासिब नहीं है। हम तो इनकी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। इन्होंने 4-5 इल्जाम लगाए थे मियां साहब की तकरीर के बारे में, एक मीडिया ग्रुप के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में, आरओज और इलेक्शन। उसके बाद कहा था मुनज़्ज़म धांधली हुई है। आप मेरे ये अल्फाज नोट रखें, ये अपनी बात से हट रहे हैं। हम इनके इल्जामात की तहकीकात चाहते हैं। ये कहते हैं हम अपने उस इल्जामात की तहकीक ना करें क्योंकि इनके पास सबूत। बात सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं है, मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई और वैसे ही धांधली हुई है तो भी तहकीकात तो होनी चाहिए ना। मैंने कहा अगर हम तो करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम उसकी ना करवाएं। तहकीकात इसकी नहीं होनी चाहिए कि 2014 की 28 तारीख को एक खत लिखा गया खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को, क्लियरली इंडिकेट किया गया कि खतरा है इतना बड़ा पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल्स को। क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन का किसी ने सोचा है? ठीक है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ट्रेजेडी हुई, लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल थे? किसने वो खत जो है उसको कोई तवज्जो नहीं दी? इसके बारे में कोई है कमीशन? इसके बारे में कोई है पूछने वाला? वो माएं जो है वो अकाउंटेबिलिटी मांगती है उन लोगों की जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर दिस लैप्स। तलाल साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि 18 तारीख तक भी जुडिशल कमीशन बनाने का जिस तरह का मुतालबा ये कर रहे हैं कि कोई ऐसा हो जिससे वाकई कोई टूथलेस बॉडी ना हो कोई वो जुडिशल कमीशन। देखिए, 2-3 चीजें मेरी समझ से बालातर है। पहले तो ये शक था, अब कोई आहिस्ता आहिस्ता यकीन होता जा रहा है। ज़रब अज़्ब आगाज हुआ तो लॉन्ग मार्च और धरने शुरू हो गए। आज ये अमेंडमेंट अभी पास हो रही थी तो आप उसी वक्त आपने एहतजाज का ऐलान कर दिया और आपको ये तफीक ना हुई। आप एमएनए हैं, प्रिविलेजेस ले रहे हैं, पर्क्स ले रहे हैं, लेकिन एक दहशत गर्दों के खिलाफ अपना अमली तौर पर वोट डालने भी ना आए और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नए एहतजाज की नवीद सुना दी। ये 2 बड़ी अहम बातें हैं, बड़ी अहम बातें हैं महमूद रशीद साहब के। जब आपके एमएनए पर्क्स ले रहे हैं तो फिर वो एक साइन करने भी आ सकते थे, एक वोट देने भी आ सकते थे। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आज ही के दिन इस जो सड़कों पे आने का ऐलान क्यों किया आपने? इस पे इंतजार किया जा सकता था। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हुकूमत या ये तलाल जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल नेगेटिव अंदाज से हर बात को लेते हैं। इसमें पॉजिटिव अंदाज से ना ये सोचने की सलाहियत रखते हैं, ना इन्होंने सोचा है। अगर ये सोचते तो अब तक हालात इस नहज पे ना पहुंच चुके होते। 1.5 बरस तक हमारी खामोशी को भी इन्होंने इसी तरह गैर संजीदा होकर लिया। अब जब हमने, मेरा ख्याल है 4 माह जितनी मेहनत की, पूरी कौम गवाह है, जितना मोमेंटम बनाया और जिस सतह पे जाके हमने वहाँ से यू टर्न लेके ये कह लें कि हम वापस उठे कि कितना बड़ा सानिया हुआ है और हम वसी तर कौमी मुफाद में हमने अपने उन तमाम मुतालबात को धरने से उठ के पीछे हटे। बहुत प्रेशर पड़ा, बहुत लोगों ने कहा, लेकिन हम डिटरमिनेड थे कि हम धरना हमारा जारी रहेगा और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम वहां धरने से नहीं उठेंगे। लेकिन हम वो उठ के वापस आ गए। अब 1 महीना होने को है, हमने जिस स्पिरिट का मुजाहरा किया, हमने जो लचक दिखाई, हमने जो कुर्बानी दी अपनी इस पूरी मूवमेंट और उस तहरीक को तज करके एक तरफ रख के अपने सारे मामलात को मौखर किया। अगर तलाल चौधरी या उनकी पार्टी ये समझती है कि ये हमारी कमजोरी है या इसको नेगेटिव अंदाज से उन्होंने लेना है और इलेक्शन की जो ऑडिट है और इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं जाना और जुडिशल कमीशन बनाने में ये संजीदा नहीं है और जो कल्पेट्स हैं उनको एक्सपोज ये नहीं होने देना चाह रहे कि वो कौन कौन से आरोज हैं, वो आया मुनज़्ज़म धांधली हुई या नहीं हुई।
मेरा ये ख्याल है कि इतना खौफ इन्हें नहीं करना चाहिए। इन्हें एक अच्छी स्पिरिट के साथ, जिस स्पिरिट के साथ हमने कहा, देखे हमने भी बड़ी स्पिरिट का मुजाहरा किया। हमने इस दौरान जब पूरी कौम सिर्फ दहशतगर्दी की जंग और उनको लटकाने की दहशतगर्दों को बात कर रही थी, हमने उस दौरान भी इनसे मुज़ाकरात जारी रखे ताकि ये भी इनकी भी तसल्ली करवाई जा सके। इस वक्त माहौल और इस वक्त डिमांड और इस वक्त हालात ये हैं कि पूरी कौम चाह रही है कि वो उन बच्चों के कातलों को लटकता देखें, वो दहशतगर्दी को खत्म करे। मेरी चीजें क्या एक साइमल्टेनियस नहीं हो सकती? क्योंकि इमरान खान साहब आज कह रहे थे कि ये पेशावर साने के पीछे छुपे ना, जुडिशल कमिशन अलहदा मैटर है। मुझे आपने मुकम्मल नहीं करने दी। मुझे खुदा करे ये मेरे गलत हों। जमात इस्लामी ने भी और पीटीआई दोनों इत्तेहादी हैं केपीके में, दोनों ने आज वोट नहीं दिया। दोनों अल्लाह करे कि इस कानून को अब केपीके में सही तरह इंप्लीमेंट कर दें, क्योंकि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का बात है। प्रोग्राम वाइंड अप करना पड़ेगा। तो आपकी आवाज मुझे आखिर में ठीक तरीके से नहीं आ रही थी। महमूद रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। रुबीना खालिद साहिबा, चौधरी साहब, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ थे फरीद पराचा साहब, उनका भी शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।